सोचिए 2012 के बाद से लीडिंग मैन के तौर पर आपकी एक भी सोलो हिट नहीं आई है। फिर आपकी वही प्रोडक्शन कंपनी जिसके साथ आपने करियर की शुरुआत की थी, लगभग 20 साल पुरानी एक ऐसी फिल्म का सीक्वल बनाने का फैसला करती है, जिसे उसके समय में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली थी। और फिर 2026 में वही फिल्म आपके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग दे देती है। इतना ही नहीं, पहले ही दिन ये फिल्म उस पहली फिल्म की पूरे लाइफ टाइम कलेक्शन को पार कर जाती है, जो करीब 2 दशक पहले रिलीज हुई थी। कभी-कभी लगता है कुछ कहानियां सच में ऊपर से लिखी हुई आती हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या आवारापन 2 सिर्फ नॉस्टैल्जिया है या फिर वाकई में एक अच्छी फिल्म भी है? आवारापन 2 की घोषणा होते ही लोगों का बेचैन होना स्वाभाविक था, क्योंकि आजकल सिनेमा में कई एक्टर्स की फिल्मोग्राफी देखकर लगता है कि फिल्में नहीं, पुराने आईपी की लिस्ट देख रहे हैं। हर तरफ पुराने किरदार, पुरानी फिल्में, पुराने गाने और नॉस्टैल्जिया के नाम पर कहानियां। समस्या ये है कि नॉस्टैल्जिया को बेचने वाली ज्यादातर फिल्में नॉस्टैल्जिया को जस्टिफाई ही नहीं कर पाती। लेकिन आवारापन 2 को लेकर मैं थोड़ा होपफुल था, क्योंकि फिल्म के निर्देशक नितिन कक्कड़ एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जिनकी फिल्मोग्राफी में फिल्मिस्तान, नोटबुक और जवानी जाने मन जैसी फिल्में शामिल है, और राम सिंह चार्ली जैसी बेहद अंडररेटेड फिल्में भी। यानी उम्मीद थी कि आवारापन 2 सिर्फ पुराने नाम को कैश नहीं कराने की कोशिश करेगी। कहानी हमें 2007 के आवारापन के करीब 2 दशक बाद ले जाती है। शिवम, वही शिवम जिसे इमरान हाशमी ने पहली फिल्म में निभाया था। आलिया की मौत को इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन सिवाय उस दर्द को अभी भी नहीं भूल पाया है। पहली फिल्म में हमने देखा कि शिवम अपने बॉस भरत के लिए काम करता है, लेकिन जब उसे रीमा को मारने का आदेश मिलता है, तब उसके भीतर दबा हुआ इंसान जाग जाता है। आलिया को खोने का पछतावा, अपनी कमजोरी का एहसास, और आलिया को वो विचार कि हर कैद आत्मा को आजाद होने का अधिकार है। यही चीज शिवम को अपने सबसे बड़ा फैसला लेने में मजबूर करती है। और अब करीब 2 दशक बाद वही शिवम राजस्थान से निकलकर बैंकॉक पहुंच चुका है। यहाँ वह एक क्राइम सिंडिकेट के बीच फंस जाता है और एक क्राइम बॉस के भाई बहन जारा और सिकंदर की सुरक्षा करता है। शिवम अभी वैसा ही है, कम बोलने वाला, अपने अंदर बहुत कुछ दबाए हुए, चेहरे पर वही ठहराव और आंखों में वही खालीपन। आलिया के जाने का दर्द आज भी उसके साथ है। मैं कहानी के बहुत बड़े ट्विस्ट को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये स्पॉइलर हो सकता है, क्योंकि फिल्म का ट्रेलर वैसे भी काफी कुछ दिखा चुका है। इतना जरूर है कि कैद आत्माओं को आजादी देने वाला वही पुराना विचार इस बार नए क्राइम वर्ल्ड के साथ टकराता है, और यहीं से शुरू होती है शिवम की नई लड़ाई। तो चलिए बात करते हैं फिल्म की अच्छाई और बुराई के बारे में। सबसे पहले म्यूजिक। सच कहूँ तो आवारापन का संगीत सिर्फ एक एल्बम नहीं था, हमारी पूरी जनरेशन की मेमोरी थी। हम उस दौर में बड़े हुए जब MP3 फाइल, सीडीज, कैसेट्स और डाउनलोड सॉन्ग किसी भी फिल्म की रिलीज के पहले लोगों के बीच पहुंच जाते थे। और आवारापन का म्यूजिक वो अलग ही स्तर की चीज थी। मुस्तफा जैद की आवाज और उन गानों में मौजूद दर्द को दोबारा बनाना आसान नहीं है, खासकर तेरा मेरा रिश्ता और तो फिर आओ जैसे गाने। इसलिए आवारापन 2 के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही थी, अब नॉस्टैल्जिया को रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे। फिल्म इसका एक रास्ता निकालती है, पुराने गानों को दोबारा इस्तेमाल करके। पहले कुछ ही मिनटों में आपको वो फीलिंग मिल जाती है, और क्लाइमैक्स में भी पुराने संगीत को याद दिलाई जाती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ है, आवारापन के 2007 वाले एल्बम को जो इमोशनल इम्पैक्ट था दोहराना लगभग असंभव है। फिर भी सीक्वल में कुछ पुराने गाने सच में अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर पुराने आवारापन जैसा मैजिक तो नहीं है, लेकिन म्यूजिक फिल्म के इमोशनल मोमेंट को जरूर सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। यह फिल्म थोड़ी मिक्स्ड है। कास्ट में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कई कैरेक्टर को उतना मटेरियल ही नहीं दिया गया कि वे अपनी कहानी पे छाप छोड़ सके। कुछ किरदार सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद हैं, कुछ के पास अच्छे एक्टर्स हैं लेकिन अच्छे सीन्स नहीं। दिशा पाटनी खूबसूरत लगती है और उनका कैरेक्टर कहानी में महत्व भी रखता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कैरेक्टर में इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। और शिवम के साथ उनका रिलेशनशिप वो भी डीप नहीं लगता। फिर आता है सिकंदर का कैरेक्टर, और यहाँ फिल्म सबसे ज्यादा परेशान करती है। एक मेंटली चैलेंज्ड कैरेक्टर को जिस तरह लिखा गया उसे परफॉर्म नहीं किया गया। जब बहुत ज्यादा देखने के बाद वो बोर सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन को समझाए बिना बचकानी हरकतें दे दी गई हूँ। और सबसे बड़ी समस्या है निरंतरता की। कहीं वह बेसिक इमोशन समझता है, कहीं कॉम्प्लेक्स इमोशन भी समझ लेता है, लेकिन दूसरी जगह बिल्कुल ऐसी प्रतिक्रिया देता है जैसे उसके आसपास खतरे की कोई समझ ही नहीं है। इस वजह से कैरेक्टर इंसान कम और क्रीचर ज्यादा लगने लगता है।
और यही चीज़ इमोशनल कनेक्शन को नुकसान पहुँचाती है। लेकिन बात करते हैं सिनेमैटोग्राफी की।